विस्तृत विश्लेषण में हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे ही प्राचीन शॉर्टकट टूल की तह तक जाने वाले हैं जिसे दुनिया समास के नाम से जानती है। अच्छा, समास। ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर लोग व्याकरण की एक उबाऊ शर्त मान लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि बस रटना है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये भाषा का वो विज्ञान है जो शब्दों को बहुत धारदार बनाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर हमारी रोजमर्रा की बातचीत तक समास की भूमिका एक तरह से एक है जो बहुत ही शानदार तरीके से इसे समझाते हैं। बिल्कुल, श्याम स्टडी को एक बड़ा शाउट आउट देना बनता है। तो यहाँ हमारा मकसद केवल समास के 6 भेदों के नाम रटना नहीं है, बल्कि उस तंत्र को समझना है कि आखिर शब्द आपस में जुड़ते कैसे हैं, वे कौन सी ट्रिक्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन ट्रिक्स के पीछे का विज्ञान क्या है। तो समास शब्द का निर्माण असल में 2 शब्दों से हुआ है, सम और आस। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब है शब्दों को पास पास रखना। मतलब जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नया, छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को ही देखिए, संधि और समास ये 2 शब्द हमेशा एक साथ सुनाई देते हैं और कई बार लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि हमारे स्रोतों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन दोनों का विज्ञान बिल्कुल अलग है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। संधि और समास के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संधि में हमेशा वर्णों का यानी अक्षरों का मेल होता है। अच्छा, अक्षरों का मेल। हाँ, और उससे एक ध्वनि बदलती है। जैसे विद्या और आलय में अंतिम आ और शुरुआती आ मिलकर विद्यालय बनाते हैं। ये पूरा ध्वनियों का खेल है। समझ गई। लेकिन समास में ध्वनियां नहीं जुड़ती, बल्कि पूरे के पूरे शब्द मिलते हैं। जैसे गंगा एक अलग शब्द है और जल एक अलग शब्द है। जब ये दोनों मिलते हैं तो गंगा जल बनता है। तो मतलब यहाँ कोई ध्वनि नहीं बदल रही है, बस 2 विचार आपस में जुड़कर एक नया विचार बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अब शब्दों के इस जुड़ने की प्रक्रिया में व्याकरण की अपनी एक अलग शब्दावली भी है। स्रोतों में बार बार पूर्व पद और उत्तर पद का जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत सुनने को मिलता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे व्याकरण पढ़ाने वाले किसी को दिशाओं का ज्ञान दे रहे हों, पूरब और उत्तर। लेकिन असल में ये बहुत सीधा है। मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि पूर्व का मतलब है पहला और उत्तर का मतलब है बाद वाला। एकदम सटीक। समास में कम से कम 2 शब्दों का होना जरूरी है। पहले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे शब्द को उत्तर पद। और जब ये जुड़ जाते हैं तो जब ये दोनों जुड़कर एक नया शब्द तैयार करते हैं तो उस फाइनल प्रोडक्ट को समस्त पद कहा जाता है। अच्छा, समस्त पद। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट सामने आता है जो कई पुरानी धारणाओं को तोड़ता है। वो क्या? देखिए, बचपन से हमें भाषा में हर चीज का विलोम पढ़ाया जाता है। दिन का रात, सुख का दुख, ऊपर का नीचे। तो इस हिसाब से समास का भी कोई विलोम होना चाहिए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना? है। अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं विग्रह या विच्छेद। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। व्यास होता है। व्यास, ये थोड़ा अजीब लगता है। व्यास तो ज्योमेट्री या ज्यामिति का शब्द लगता है ना, जैसे वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर। भाषा में इसका क्या काम? असल में इसका व्याकरणिक तर्क बहुत गहरा है। समास का अर्थ है किसी चीज को समेटना, सिकोड़ना या संक्षिप्त करना, और इसके ठीक विपरीत व्यास का अर्थ होता है किसी चीज को फैलाना या विस्तार देना। अच्छा, तो जैसे ज्यामिति में व्यास वृत्त को फैलाता है, वैसे ही भाषा में भी? बिल्कुल, ज्यामिति में भी व्यास एक वृत्त को एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाता है। इसलिए जब हम शब्दों को सिकोड़ते हैं तो वो समास है, और जब उन शब्दों के अर्थ को वापस फैलाते हैं तो वो व्यास की श्रेणी में आता है। तो फिर विग्रह क्या है? विग्रह तो केवल उस समस्त पद को तोड़ने की प्रक्रिया का नाम है। समस्त पद के अंदर जो 2 पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? हाँ, व्याकरण में इसे पदों की प्रधानता कहा जाता है। पदों की प्रधानता। ये ऐसा लगता है जैसे शब्दों के बीच कोई रस्साकशी चल रही हो। हाँ, एक तरह से रस्साकशी ही है। लेकिन इसमें पहला शब्द ही पूरे शब्द का बॉस होता है और वही पूरे शब्द का अर्थ तय करता है। और दूसरा परिदृश्य वह है जहां दूसरा शब्द यानी उत्तर पद भारी होता है। सही कहा। और यहाँ स्रोतों से एक बहुत ही रोचक ट्रिक निकल कर आती है। उत्तर पद प्रधान वाले हिस्से में 3 अलग अलग समास आते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। हाँ,
ये फॉर्मूला दिया गया है, उत्तर में दिक्कत नहीं। अरे वाह, ये निमोनिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है ना? हाँ, उत्तर का मतलब है उत्तर पद प्रधान। दिक्कत शब्द को अगर तोड़ें तो दी से बनता है द्विगु, क से बनता है कर्मधारय और त से बनता है तत्पुरुष। सच में इस एक छोटी सी लाइन से व्याकरण का एक बहुत बड़ा नियम याद हो जाता है। ये वाकई दिमाग की ऊर्जा बचाता है। तीसरा परिदृश्य वो होता है जहां रस्साकशी में दोनों तरफ बराबर की ताकत लग रही हो, मतलब दोनों पद प्रधान हो। हाँ, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। और चौथा तथा अंतिम परिदृश्य वो है जहां कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बिल्कुल, न पहला न दूसरा, दोनों मिलकर किसी तीसरे ही बाहरी अर्थ की ओर इशारा करते हैं। इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये सैद्धांतिक ढांचा सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब शब्द सामने आते हैं। मैंने देखा है कि स्रोतों ने सबसे आसान लगने वाले दो समासों, द्वंद्व और अव्ययी भाव पर बहुत गंभीर चेतावनी दी है। हाँ, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो द्वंद्व समास से ही इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि तय हुआ, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता और पिता, दोनों का वजन बराबर है। हाँ, इसे पहचानने के लिए एक बहुत लोकप्रिय नैनोसेकंड ट्रिक जो शाम स्टडी जैसे स्रोतों में भी बताई जाती है, वो ये है कि अगर शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह यानी हाइफन लगा हो तो बिना सोचे समझे उसे द्वंद्व समास मान लेना चाहिए। हाँ, लोग ऐसे ही करते हैं। और विग्रह करने पर उनके बीच और या शब्द निकलता है। जैसे माता पिता मतलब माता और पिता, सुख दुख मतलब सुख और दुख, पाप पुण्य मतलब पाप या पुण्य। बिल्कुल। ये फॉर्मूला इतना सीधा लगता है कि लोग इसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं। और यहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस का जाल बिछा होता है। YouTube स्रोतों ने इस बात पर खास तौर से आगाह किया है कि हर योजक चिन्ह वाला शब्द द्वंद्व समास नहीं होता। का अलग होना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे दिन और रात। लेकिन जब एक ही शब्द को जस का तस दोहराया जाता है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ या धीरे धीरे, तो व्याकरण का एक बहुत ही सूक्ष्म नियम लागू हो जाता है। वो नियम क्या है? ऐसा क्यों होता है कि शब्द वही है, बस उसे दोहरा देने से पूरा समास ही बदल जाता है? देखिए, क्योंकि जब शब्द दोहराया जाता है तो वो एक संज्ञा यानी नाउन नहीं रह जाता, बल्कि वो एक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का काम करने लगता है। अच्छा, ये कैसे होता है? उदाहरण के लिए जब कहा जाता है दिन और रात मेहनत की, तो दिन और रात दो अलग अलग समय हैं, तो ये द्वंद्व हुआ। हाँ। लेकिन जब कहा जाता है वो रातों रात अमीर बन गया, तो रातों रात कोई वस्तु या समय नहीं है, ये बता रहा है कि काम कैसे हुआ। रूप कभी नहीं बदलता, चाहे लिंग कोई भी हो या वचन कोई भी हो। और क्योंकि ये पूरा शब्द एक अव्यय बन गया है, इसीलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ये स्पष्टीकरण तो रटने की जरूरत को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल। मतलब अगर विपरीत शब्द है तो द्वंद्व, अगर समान शब्द दोहराए जा रहे हैं तो अव्ययी भाव। सही पकड़े हैं। और अव्ययी भाव समास की एक और बहुत पुख्ता पहचान है जो इसे पलक झपकते पहचानने में मदद करती है। वो क्या है? इसका पहला पद अक्सर एक उपसर्ग या प्रीफिक्स होता है। शाम स्टडी के ट्रिक्स में भी ये बताया गया है कि जिन शब्दों की शुरुआत यथा, आ, प्रति, अनु या भर से होती है, वे लगभग हमेशा अव्ययी भाव होते हैं। अच्छा, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आमरण, मरण तक, भर पेट, पेट भर कर। हाँ, यहाँ पहला शब्द यानी उपसर्ग पूरे अर्थ को कंट्रोल कर रहा है। तो दोहराव और उपसर्ग का रहस्य तो खुल गया, लेकिन भाषा में सिर्फ शब्द ही नहीं होते, संख्याएं भी होती हैं। तो क्या व्याकरण के पास अंकों और गणित को संभालने के लिए भी कोई वैक्यूम बैग है? बिल्कुल है, और उसे द्विगु समास कहा जाता है। ये संभवतः पहचानने में सबसे सरल समास है। क्यों? क्योंकि इसका पहला पद हमेशा संख्यावाचक यानी नंबर होता है और पूरा समस्त पद किसी समूह या ग्रुप का बोध कराता है। अरे, जहां गिनती दिखे वहां द्विगु, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, या फिर शताब्दी, 100 सालों का समूह। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा पेच है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कैसा पेच? संख्या होना जरूरी है, लेकिन वो किसी समूह का ही बोध कराए, ये भी उतना ही जरूरी है। मतलब? जैसे दशानन में 10 है, लेकिन वो किसी समूह की बात नहीं कर रहा, वो सीधे रावण की बात कर रहा है।
इसलिए वो द्विगु नहीं होता। ये एक बहुत ही बारीक लाइन है जिसे आगे और गहराई से समझा जाएगा। लेकिन अब उस समास की ओर चलते हैं जो मुझे एक जासूसी खेल की तरह लगता है, तत्पुरुष समास। स्रोतों के अनुसार इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। हाँ, तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वाक्यों को सबसे ज्यादा सिकोड़ता है। वो कैसे? जब इसका व्यास या विग्रह किया जाता है तो इसके बीच से कारक के चिन्ह प्रकट होते हैं। कारक चिन्ह? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो शब्दों के बीच का गोंद, यानी जो ग्लू होता है, जैसे का, की, के, को, से, में, पर किसी ने खुरच कर निकाल दिया हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और पहचानने वाले को एक जासूस की तरह विग्रह करके उस गायब गोंद को वापस खोजना है। ये जासूसी वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। और मजे की बात यह है कि जो गोंद या कारक चिन्ह गायब होता है, उसी के नाम पर तत्पुरुष के 6 उपभेद बन जाते हैं। अच्छा, 6 उपभेद? हाँ, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी 6 कारक इसमें इस्तेमाल होते हैं। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से परखते हैं। मान लीजिए शब्द है राजपुत्र। जब इस जिप फाइल को खोला गया तो निकला राजा का पुत्र। यहाँ का छिपा था जो संबंध बताता है, तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया। एकदम सही। इसी तरह गगनचुंबी, इसका विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। तो यहाँ को छिपा है जो कर्म कारक का चिन्ह है, तो ये कर्म तत्पुरुष हुआ। बिल्कुल। और प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, के लिए बताता है कि ये संप्रदान तत्पुरुष है। इन कारकों में एक बहुत ही रोचक और कंफ्यूज करने वाला मामला से का आता है। हाँ, ये बहुत लोगों को परेशान करता है। क्योंकि से 2 जगह आता है, करण कारक में भी और अपादान कारक में भी। तो अगर परीक्षा में कोई शब्द आ जाए तो ये कैसे तय होगा कि कौन सा से छिपा है? इसके पीछे का तर्क जुड़ाव और अलगाव का है, मतलब जुड़ना और अलग होना। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, अगर शब्द है शोकग्रस्त तो विग्रह होगा शोक से ग्रस्त। यहां व्यक्ति शोक से जुड़ा हुआ है, शोक एक साधन है, तो ये करण तत्पुरुष है। समझी। लेकिन अगर शब्द है धनहीन तो विग्रह होगा धन से हीन। यहां से बता रहा है कि धन दूर जा रहा है, अलग हो रहा है। अरे हाँ, जहां भी अलगाव का भाव हो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब रास्ते से अलग हो जाना। बिल्कुल सही। और अंत में बचता है अधिकरण तत्पुरुष, जहां में या पर छिपा होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, जलमग्न, जल में मग्नम। सच में विग्रह करने की ये आदत तत्पुरुष को बहुत आसान बना देती है। लेकिन अब हम व्याकरण के उस हिस्से पर प्रवेश कर रहे हैं जिसे महासंग्राम कहा जा सकता है। सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में ये हिस्सा अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। हाँ, बात हो रही है कर्मधारय बनाम बहुव्रीहि के सीधे टकराव की। बिल्कुल, ये दोनों अक्सर एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनका स्वभाव एकदम अलग है। तो पहले कर्मधारय समास की बात करते हैं। ठीक है। स्रोतों के अनुसार इसमें दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या कभी-कभी उपमेय और उपमान का। अगर इसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। हाँ, और इसकी पहचान के लिए जो नैनोसेकंड ट्रिक सुझाई गई है वो बहुत ही व्यवहारिक है। समस्त पद से बस एक सवाल पूछना होता है, कैसा है? अच्छा, कैसा है? हाँ, अगर शब्द खुद ही उसका उत्तर दे दे तो वो कर्मधारय है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। शब्द है नीलकमल। सवाल पूछा, कमल कैसा है? उत्तर मिला नीला है, तो ये कर्मधारय हो गया। बिल्कुल। इसी तरह महादेव, देव कैसे हैं? महान है, कर्मधारय। और जब इनका विग्रह किया जाता है तो बीच में है जो या के समान जैसे शब्द आते हैं, जैसे नीला है जो कमल, या चंद्र के समान मुख मतलब चंद्रमुख। ये फॉर्मूला एकदम सही काम करता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बहुव्रीहि समास मैदान में आता है। वो क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि का नियम इन सबसे अलग है। इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा। दोनों शब्द मिलकर अपना मूल अर्थ छोड़ देते हैं और किसी तीसरे ही वीआईपी या कहें ईश्वर या विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करने लगते हैं। अच्छा, जैसे हमने पहले बात की थी दशानन की, 10 है मुख जिसके। इतना सुनते किसी के दिमाग में गिनती या मुख नहीं आते, बल्कि सीधे रावण की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। इसी तरह नीलकंठ,
नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। यहाँ तक तो दोनों अलग अलग डिब्बों में सुरक्षित लगते हैं। लेकिन टकराव तब होता है जब एक ही शब्द दोनों की शर्तों को पूरा करने लगता है। बिल्कुल। रुकिए, अगर पीतांबर शब्द आ जाए, अब पीतांबर का मतलब पीला वस्त्र भी होता है। हाँ तो अगर कोई पूछे वस्त्र कैसा है, जवाब मिलेगा पीला, हाँ, तो उस हिसाब से तो ये कर्मधारय हुआ। है ना। लेकिन पीतांबर भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है, तो ये बहुव्रीहि भी हो गया। अब अगर परीक्षा हॉल में कोई छात्र बैठा है और उसे एक ही गोला भरना है, तो वो क्या चुनेगा? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इस दुविधा को सुलझाने के लिए स्रोतों ने बहुत ही तार्किक नियम दिए हैं। वो नियम क्या है? पहली बात तो यह है कि ये पूरा खेल विग्रह पर निर्भर करता है। अगर वाक्य में प्रयोग किया गया है जैसे उसने पीतांबर धारण किया है और विग्रह किया जा रहा है पीला है जो अंबर, तो वो विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय है। अच्छा। लेकिन अगर विग्रह किया जा रहा है पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो वो बहुव्रीहि है। लेकिन अगर वाक्य न दिया हो, मान लीजिए सिर्फ एक अकेला शब्द पीतांबर लिखा हो और 4 विकल्पों में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों मौजूद हों, तब क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति के लिए व्याकरण का रूढ़ि नियम काम आता है, जिसे हम रूल ऑफ कन्वेंशन भी कहते हैं। यह नियम क्या कहता है? नियम यह है कि अगर कोई शब्द किसी विशेष ईश्वर, व्यक्ति या प्राणी के लिए पूरी तरह से रूढ़ यानी फिक्स हो चुका है और विकल्पों में बहुव्रीहि मौजूद है, तो प्राथमिकता हमेशा बहुव्रीहि को ही दी जाएगी। अरे वाह! क्योंकि भाषा में विशेष अर्थ हमेशा सामान्य अर्थ पर भारी पड़ता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि अगर किसी कमरे में एक आम आदमी और एक वीआईपी दोनों मौजूद हों, तो कुर्सी हमेशा वीआईपी को ही मिलेगी। बिल्कुल सही, यही बात है। पीतांबर में भगवान कृष्ण वीआईपी हैं, तो बहुव्रीहि जीतेगा। नीलकंठ में अगर सिर्फ नीले गले वाले पक्षी की बात हो तो कर्मधारय, लेकिन क्योंकि नीलकंठ शिव के लिए रूढ़ हो चुका है, तो वीआईपी रूल से बहुव्रीहि जीतेगा। यही वो सूक्ष्म अंतर है जो एक रटने वाले छात्र और भाषा को असल में समझने वाले छात्र के बीच की लकीर खींचता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट इसी समझ से तय होती है।